तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेंस 365 अक्टूबर नवंबर का ये करंट अफेयर्स है। हालांकि अभी मेंस निकल चुका है, बट जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए, उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर की न्यूज़ है और आप सभी को पता है जो प्रीलिम्स होगा उस पर तो न्यूज़ पूछी जाएगी, तो वो आप उसमें ये पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले पहला पार्ट आ चुका है और ये दूसरा पार्ट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो पार्ट निकला था इसका, उसकी एक प्लेलिस्ट है मेंस 365 के नाम से होगी। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स पे फोकस करा जाएगा जो 2021 के थे। और पॉलिटी से हमने स्टार्ट करा था, 1.1 से लेके 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज 1.6 से स्टार्ट करेंगे हम। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है टाइटल इस। तो अगर हम बात करें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की, तो रिसेंटली अभी जो रिएक्शन आया है, जो फैक्शन डिवाइड हुआ है कांग्रेस में, और आप सभी को पता है कि कांग्रेस अभी स्टेट पंजाब में जो है उसमें रूल कर रही है और अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो लीडरशिप है पार्टी का नेशनल लेवल पे, और इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है और इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या है। तो सभी को पता है पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन है जिनके एक कॉमन व्यू है गवर्नेंस पे, और ये एक्ट करते हैं पॉलिटिकल यूनिट जो ऑब्टेन करते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और इनका जो व्यू है वो फर्दर एजेंडा है, पॉलिसी है जो प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का प्रोवाइड करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, बट इसमें जो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इंटरनल डेमोक्रेसी अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टी में जो रेफरेंस दिया है वो बड़ी सारी चीज़ों पे है। मेथड है जो इंक्लूड करता है पार्टी मेंबर्स, जो डिसीजन मेकिंग में होती है, डिलिब्रेशन में होती है, जो पार्टी के स्ट्रक्चर के अंडर होती है। सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है इनका इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी एक मेंटेन करती है लिंक लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। कोई भी इशू जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो रहा है वो हार्म कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ पीपल इटसेल्फ। इसके अलावा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो होती है पॉलिटिकल पार्टी की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें राइट ऑफ सिटीजन्स है जो इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखता है। ओपेक प्रोसीजर जो डिटरमाइन करते हैं लीडरशिप और कॉम्पोजिशन जो पार्टी की है, वो एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जितने भी सिटीजन्स के हैं इक्वली, और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को भी जो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में या कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस। इसके अलावा एलिटिज़म भी एक चीज़ है। पार्टी मेंबर्स जिनके पास सोशल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मतलब जो ज़्यादा रिच है, वो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनके पास सपोर्ट ज़्यादा होता है। और जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको इलेक्शंस पे टिकट मिल जाता है इजीली कंपैरेटिवली। ठीक है ना। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, वो पार्टी नॉमिनीज होते हैं और वो फोर फ्रंट पे आते हैं और इवेंचुअली वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये एक थ्रेड भी है क्योंकि ऐसे लोग इवेंचुअली लॉ मेकिंग बॉडी में बन रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं ऐसे। तो ये भी एक रेटिफाई करता है इन पार्टी डेमोक्रेसी में। इसके अलावा एफिशिएंट फंक्शनिंग जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो इनर फंक्शनिंग की बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये कोर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कंट्री में। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप पॉज करके देखना। यहाँ पे लो फॉर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया में चीज़ें डिवाइडेड है। एक तो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, फिर आता है आपका यहाँ पे सेक्शन 29A क्लॉज 5 आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैचुटरी प्रोविजन है जो डील आउट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में। ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्डर पॉलिटिकल पार्टी पे भी दिखता है। और ये दो इसमें पॉइंट्स हैं जो फर्दर डिवाइडेड हैं, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको, मतलब उनको जो एलिजेंस है और उनका फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करें। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को वो फॉलो करें, जिसमें ये लिखा है। ठीक है। पहले वाले में देख रहा था, सेकेंड वाले में है कि सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट दे। ठीक है।
तो ये सेक्शन 29A क्लॉज 5 में लिखा है। इसके अलावा ECI को रिक्वायर है कि पार्टी एप्लीकेशन जो है और कंपनीड हो तीन चीज़ों में। पहला है डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पार्टी के। सेकंड है पावर और फंक्शन जो ऑर्गन्स के हैं। और थर्ड है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट जो डिटेल्स है जितने भी ऑफिस बेयरर्स है प्रोसेस उनका जो इलेक्शंस का है वो। ठीक है। बात करते हैं चैलेंजेस जो इंश्योर करता है पार्टी डेमोक्रेसी पे। पहला है आपका यहाँ पे नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे RPA ने डिस्क्वालीफाई करा है एक सिटिंग लेजिस्लेचर या कैंडिडेट जो सर्टेन ग्राउंड्स पे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ रेगुलेट नहीं करते। यहाँ पे चैलेंज में सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी लॉ नहीं है जो रेगुलेट करता है अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली RPA डिस्क्वालीफाई करता है जो लेजिस्लेचर को या कैंडिडेट्स को कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे, पर यहाँ पे कोई रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट नहीं है जो ऑफिस पे होता है पार्टी के अंडर। पॉलिटिशियन डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं फ्रॉम बीइंग अ लेजिस्लेचर, बट वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पावर जो है इनएडुकेट है ECI के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ECI जो है वो इक्वेट है कि वो रेगुलेट करे जितनी फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इन केस ऑफ जो INC की बात करें वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि इलेक्शन कमीशन प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकती अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। कोर्ट एक्नॉलेज करती है कि जो डी रजिस्टर्स होते हैं पावर्स ऑफ रजिस्ट्री अथॉरिटी मेंटेन करते हैं इशू ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट फॉर्म्स में या अदर फॉर्म्स जो होते हैं रजिस्ट्रेशन के। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस बाय डायनेमिक कास्ट रिलीजन और पार्टीज़। जितनी भी पार्टीज़ है वो ओपनली कास्ट या रिलीजियस बेस्ड होती हैं और वो फाइनेंस जो है उनका ओपेक होता है, मतलब उनको सोर्सेज पता नहीं होते सही से जो होता है। ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टीज़ है वो फैमिली फ्रीडम में बनी होती है। ठीक है, मतलब चली आ रही होती है। यहाँ पे कोई पीरियोडिकल इलेक्शंस नहीं होते पार्टी के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे एलिटिज़म भी है जो पार्टीज़ में चलता है। लीडरशिप जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कितना फंक्शनिंग है, कितने किसके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, रिसोर्सेज जिसके पास ज़्यादा होगा उसको ही देखा जाता है, या जिसके पास सोशल बेस बहुत बड़ा हो, ऑडियंस बहुत बड़ी हो। इवन मैन इलेक्शन टेक प्लेस होते हैं मेंबर्स जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल या डिसीजन मेकिंग बॉडी पे जो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड चॉइस होता है पार्टी एलिट का, वो मेयरली सपोर्ट करता है बड़े सारे मेंबर्स को भी। इसके अलावा वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया है पॉलिटिकल पार्टी का एज पर इट्स लॉ। इस लॉ के हिसाब से जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे होना चाहिए। ये इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दिया, तो वो भी हम कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बॉडी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है यूके की कंजर्वेटिव पार्टी का सेंट्रल काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी है जो बेसिकली इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को एनुअल मीटिंग में। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। इसके अलावा फंडिंग के बारे में बताना चाहिए कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। पब्लिकली होना चाहिए अकाउंट एसेट का और सोर्सेज का कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी भी हो सकता है वैसा वगैरह चीज़ जो होती है, तो ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा रीथिंक एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को भी अमेंड करना चाहिए जो प्रोवाइड करे इनफ रूम लेजिटिमेट डिसेंट बाय पार्टी मेंबर्स। ठीक है। इसके अलावा अदर इसमें आपकी कमेटी इंपॉर्टेंट है, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, तरकुंडा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो आर्ग्यू कर रही है ट्रांसपेरेंट वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री का। 1999 का लॉ कमीशन रिपोर्ट ये रिकमेंड करता है, इंट्रोडक्शन देता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो गवर्न करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, और इनर पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है।
इसके अलावा यहाँ पे ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन जो अफेयर्स का होता है 2011 का, वो एम करता है, रेगुलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शनिंग, फंडिंग, अकाउंट, ऑडिट और बड़े सारे अफेयर्स जो कंसर्न करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का ये है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन निकाला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये एक इंटरनेशनल IDEA है। इन्हें रिलीज़ करी है रिपोर्ट जिसका टाइटल है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 का। ये बिल्डिंग रिलायंस रेजिलेंस, सॉरी रिलायंस बोल रहा हूँ, रेजिलेंस है पैंडमिक एरा में। पैंडमिक एरा की मतलब अभी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ड्राइवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक डिक्लाइन। तो राइज ऑफ इलिबरल और पॉपुलिस्ट पार्टीज जो गवर्नमेंट में लास्ट डिकेड में है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि जो सोसाइटल पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब है जो एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम ओपिनियन की जो रहता है कि डेमोक्रेसी, पोलराइजेशन की मतलब दो अपोजिंग पार्टीज बन गई है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी है। सेकंड हमने देख लिया है। थर्ड है इकोनॉमिक क्राइसिस। फोर्थ है मिमिकिंग कंट्रीब्यूशन टू स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक डिटोरेशन, जो कंट्रीज़ की हालत है वो बहुत बुरी है, इसलिए वो हो जाते हैं। स्ट्रगल टू बैलेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू सोशल मीडिया विद पब्लिक सेफ्टी एंड जो बड़ी सारी चीज़ है डेमोक्रेटिक में जो देखनी पड़ती है, वो भी इस चीज़ में मेंशन है, ठीक है ना। न्यूज़ में और क्या है कि रिपोर्ट जो है इवेंट्स पे है जो इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे सिंस द स्टार्ट ऑफ पैंडमिक। 1995 में ये पाई गई थी। यहाँ पे 1995 में ये रिपोर्ट आई थी और यहाँ पे 14 मेंबर स्टेट्स हैं। जो इंटरनेशनल IDEA है वो एक मात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका मिशन है कि वो सपोर्ट करती है सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, और इसका सोल मैंडेट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा था 1995 में, मतलब उसी साल में जिस साल में ये बनी थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA, और टाइटल है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फाइंडिंग क्या है कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं। पहला है कि डेमोक्रेसीज जो है वो सफ़र हो रही है। 2020 में 43% डेमोक्रेसी सफ़र्ड हो गई है, डिक्लाइन हो गई है लास्ट 5 ईयर्स में। कुछ वरिंग एग्जांपल है हमारे सामने, जो बड़े सारे एग्जांपल इसमें मेंशन है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री जैसे ब्राज़ील और इंडिया, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा डेमोक्रेसी इरोजन हुआ है, मतलब समझ रहे हो। और USA में, ठीक है, इंडिया इम्पोज करा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन लास्ट ईयर। जम्मू एंड कश्मीर का सभी को पता है, इसी वजह से सफ़र हुआ है। परहैप्स द ग्रेटेस्ट ब्लो टू डेमोक्रेटिक आइडियाज़ वेयर द पीपल। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे आप देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन हुई थी वो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की धज्जियाँ उड़ा दी जिसने। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है डीपनिंग ऑथराइजेशन, जो कि हुआ है पैंडेमिक की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है डिक्रीजिंग ट्रस्ट इन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इसमें एग्जांपल दिया है जो फॉर्मर US अफगानिस्तान एलिगेशन थी ड्यूरिंग 2020 US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है जिसमें ब्राज़ील, मैक्सिको, म्यांमार और पेरू भी हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट जो है पैंडेमिक का वो भी एक मेजर रीज़न है। अनइवन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कोविड-19 वैक्सीन का, और एंटी वैक्सीन व्यूज़ भी है जो अंडरमाइन करती है अपटेक करती है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और यहाँ पे रिस्क है प्रोलॉन्गिंग हेल्थ क्राइसिस और नोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन बेसिक फ्रीडम। इसके अलावा वीकनिंग ऑफ मीडिया इंटीग्रिटी ये भी है। ग्लोबली और मीडिया इंटीग्रिटी डिक्लाइन हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक अडेप्शन और मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पैंडेमिक ने बड़े सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिजिटल टूल्स और कोलैबोरेशन की तरफ प्रस्थान बढ़ा दिया है, जिसमें हेल्थ अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस रिफॉर्म्स में हमें मेंटेन करना चाहिए बियॉन्ड द पैंडेमिक, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एजाइल मल और रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए सिटीजन्स के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एक्सप्लोजन है सिविक
एक्टिविज्म का पीपल जो अराउंड द वर्ल्ड है उनको बिलीव होना चाहिए आइडिया और डेमोक्रेसी में, बट वोकली डिमांड भी करना चाहिए। 85% जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं कुछ रीसेंट ग्लोबल पूल में, उन्होंने ये बोला था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम आइदर फेयरली गुड है या वेरी गुड है। ठीक है। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स थ्रू आउट 2020-2021 प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव हुए, रिप्रेशन में गए कुछ प्लेसेस में, जैसे बेलारूस हो गया, क्यूबा हो गया, हांगकांग हो गया, म्यांमार हो गया, बड़े सारे जो डेमोक्राटाइजेशन पाथ हैं। जैसे एग्जांपल दिया है जाम्बिया का जो अफ्रीका में, ऑपोजिशन लीडर्स ने विक्ट्री की तरफ सेल करा है अगस्त 2021 में, डिस्पाइट इनकॉम्बिनेंट पार्टीज जो हैं यहाँ पे। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर का, नए लेजिस्लेशन डिज़ाइन है कि वो मैंडेटरी करे ह्यूमन राइट को, ह्यूमन राइट चीज़ को मैंडेटरी करे, ठीक है, जो स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा पुअर हैंडलिंग होती है पैंडेमिक और पैंडेमिक में बाय अथॉरिटेटिव रिजीम, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अथॉरिटेटिव रिजीम जो है बेटर नहीं है और डेमोक्रेसी बेटर है एट फाइटिंग पैंडेमिक, क्योंकि कोलैबोरेशन के साथ ही चीज़ें बढ़ सकती है आगे जाके, इवन विदाउट अकाउंटिंग फॉर द लैक ऑफ डेटा ट्रांसपेरेंसी इन मोस्ट नॉन। ठीक है, तो वही है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेमोक्रेसी का, ये आपका पॉपुलर कंट्रोल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं तो GSOD कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क में पहला है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्लीन इलेक्शन, इंक्लूसिव सफरेज, राइट टू वोट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट में एक्सेस टू जस्टिस, सिविल लिबर्टी, सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी। इसके अलावा चेक्स ऑन गवर्नमेंट की बात करें, इफेक्टिव पार्लियामेंट है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, मीडिया इंटीग्रिटी है। इसके अलावा इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ करप्शन है, प्रेडिक्टेबिलिटी इन्फोर्समेंट है। फिर आपका पार्लियामेंट पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोकल डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वे फॉरवर्ड की बात करें, ये वे अहेड में क्या है कि हमें काम करना चाहिए राइजिंग अथॉरिटेरिज्म और रिवर्स करना चाहिए स्कोर्स को। और रिपोर्ट ये बोलती है कि ग्लोबल अलायंस होना चाहिए एडवांसमेंट और डेमोक्रेसी की तरफ, और 3 एजेंडा होना चाहिए। पहला है डिलीवर में क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है कंसल्ट करे सिविल सोसाइटीज़ की तरफ और रिक्रिएट करे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एड्रेस कर रही है बड़ी सारी इनइक्वालिटीज़ जो एक्सुबरेटेड हुए हैं बाय कोविड-19 पैंडमिक, प्रायोरिटाइज करे करप्शन एराडिकेशन, इंश्योर करे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, और ये मेन स्ट्रीम करे पॉलिटिकल चीज़ें और पॉलिसी डेवलपमेंट। इसके अलावा रीबिल्ड करती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़ और मीडिया शुड प्रायोरिटाइज करना चाहिए रीबिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे और स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी के। इसके अलावा प्रिवेंट करना चाहिए राइजिंग अथॉरिटेरिज्म और डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग की बात कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग इन डेमोक्रेसी एजुकेशन बड़े सारे लेवल्स पे स्कूलिंग के। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर क्वेश्चन में आया था और 2020 पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी-लैट पे आया था। एमपी-लैट एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम सभी को पता है, 100% सेंटर का यहाँ पर रहता है। इन्हें एड्रेस करा था इशू ऑफ इनइक्विटी इन डेवलपमेंट। ईयरली एलोकेशन जो प्रोवाइड होता है बड़े सारे डेवलपमेंट वर्क्स के थ्रू होता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो फंड कैसा होता है, एनुअल फंड होता है इनका, एमपी-लैट का नॉन लैप्सेबल फंड होता है। इंटाइटलमेंट होता है एमपी को मिलता है पर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलता है उनको, और 5 करोड़ का मिलता है उनको, और फिर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। अभी रिवाइज कर दिया है, 2 करोड़ कर दिया है। ये रिलीज होते हैं ग्रांट इन एड के फॉर्म में जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ में आते हैं ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। वर्क टू बी रिकमेंडेड एमपीज़ का है, रिकमेंड कर सकती हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा कर सकती है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये स्टेट के साथ विद इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन में कर सकती है, कुछ यहाँ पे सिलेक्ट एक्सेप्शंस भी हैं। इलेक्टेड एमपी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एमपी-लैट फंड में टू अ प्लेस आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन द स्टेट। और एलिजिबल वर्क फोर्स जो होगी यहाँ पे मैक्सिमम 25 लाख की होगी। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा वर्क कर सकते हैं कहीं भी कंट्री में। इसके अलावा स्पेशल प्रोविज़न जो होती है आपकी एससी और एसटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एमपी जो है रिकमेंड करती है हर साल
जितने भी वर्क्स होते हैं वो कॉस्ट करते हैं एटलीस्ट 15% जो एमपी लैट का इंटाइटलमेंट है ईयर के लिए। और बड़े सारे एरियाज जो इनहेबिटेड करते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट पॉपुलेशन, और 7.5 का रहता है यहाँ पे एरियाज जो इनहेबिटेड होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के। इन केस यहाँ पे इनसफिशिएंट ट्राइबल पॉपुलेशन है इन द एरिया ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ये रिकमेंड कर सकते हैं अमाउंट जो क्रिएट करें कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के एसेट ट्राइबल एरियाज़ में जो आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो, बट ये विद इन हो उनके स्टेट ऑफ इलेक्शंस में। इसके अलावा इन केस ऑफ स्टेट यहाँ पे ये इनके पास ये नहीं होना चाहिए कि एससी इनहेबिटेड कर रहे एरियाज़, ये अमाउंट जो है यूटिलाइज होना चाहिए एससी इनहेबिटेड एरियाज़ में या वाइस वर्सा होना चाहिए। इसके अलावा कैलामिटी की बात कर रहे हैं सीवियर नेचर की, जो किसी भी पार्ट में है कंट्री के, जितने भी एमपी है रिकमेंड कर सकते हैं वर्क्स अप टू मैक्सिमम 1 करोड़ जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, वेदर कोई भी कैलामिटी जो है जिसका सीवियर नेचर है या डिसाइडेड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, की तरफ जो चाहे सीवियर हो या ना हो देना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। ठीक है ना। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैट की, इसके मेन चीज़ें देख लेते हैं कि पहले चैलेंजेस देख लेते हैं फिर वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। चैलेंजेस में क्या है, करप्शन है, मिस अप्रोप्रिएशन है फंड का, इनएडुकेट बायस यूटिलाइजेशन है, पुअर मॉनिटरिंग है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस एब्सेंस मतलब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है ड्यू टू लैक ऑफ पावर, जो उनको पावर मिलती ही नहीं है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ है ये। अदर इश्यूज़ क्या है, एडुकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जो है नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, यहाँ पे टैप्सेबल फंड जो है टैकल करें, इशू लार्जर अनस्पेंड बैलेंसेस का, पीरियोडिक इम्पैक्ट होना चाहिए असेसमेंट स्टडी का, और बड़े सारे कम्युनिटी मॉनिटरिंग और अवेयरनेस जैसी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पे रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। यहाँ पे आप देखो तो रिसेंटली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से। मैसूर डिक्लेरेशन जो सर्विस डिलीवरी पे है बाय पंचायत वाज साइंड। मैसूर डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पे मैसूर डिक्लेरेशन साइंड हुआ था पार्टिसिपेंट्स की तरफ जो 16 स्टेट्स में रिजॉल्व कराए टू रोल आउट द कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम April 1, 2022। जो डिक्लेरेशन है रिकग्नाइज करती है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है बाय पंचायत एज अ हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ये बेसिकली इसका एम है कि ये फॉस्टर करती है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ग्रास रूट लेवल पे, जो एम्पावर करती है, डिलीवर करती है सर्विसेज सिटीजन्स के लिए, और ये इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेसिफिकली जो वर्नरेबल या मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैसूर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है बहुत। पंचायत कैसे सूटेबल होगी यहाँ पे फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पंचायत को मैंडेट कराए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथन करती है सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंटेशन जो सेंटर और स्टेट का होता है। इसमें यहाँ पे जो 29 सब्जेक्ट आते हैं वो 11 शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में पीआरआई जो पीआरआई जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, जिसमें वो आते हैं आपके आर्टिकल 243 क्लॉज जी में। स्पेसिफिकली ये देखता है एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पीआरआई जो है डिज़ाइन देखता है, बड़ी सारी पॉजिटिव फीचर्स हैं जो इफेक्टिव डिलीवरी की बात करता है एसेंशियल सर्विसेज। इसमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस आता है, ग्राम सभा जो एम्पावर्ड है, प्रिपेयर करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं प्लान्स को लोकल लेवल पे। सेकेंड है सोशल इंक्लूजन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 1/3 यहाँ पे रहता है। ठीक है, सभी को पता है यहाँ पे 33% का रहता है वुमेन के लिए। और मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ है जो एससी और एसटी का है पंचायत में, जो इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो रेगुलर इलेक्शन जो पंचायत की तरफ है, या एम्पावरमेंट देता है ग्राम सभा को कि वो सोशल ऑडिट ले अंडर द सर्टन प्रोग्राम सच एस नरेगा। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमिटी जो रहती है वोटर्स की, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो जिनको पता है स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी बेटर, और यही प्रोवाइड करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं और एडवांटेज देते हैं, पोजीशन टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। इसके अलावा नीति आयोग के हिसाब से लोकलाइजेशन जो
टीजी का रहता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं सब नेशनल या ग्रास रूट लेवल पे, जो कि एसेंशियल है, जो अचीव करता है एसडी टारगेट। और ये प्रोविजन जो है बेसिक सर्विसेज का है। इसके अलावा बॉटम अप अप्रोच जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए यहाँ पे। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट होना चाहिए यहाँ पे। प्रिपरेशन होना चाहिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स का, जो कि कन्वर्ज करती है स्कीम्स हैं बड़े सारे रिलेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ, जो रिलेटेड है 29 सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो पब्लिक डिस्क्लोजर की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राम सभा जो है रिगार्डिंग फंड जो है अवेलेबल है सारे स्कीम्स के अंडर, ये भी दिखती है। ठीक है, अगर रोड ब्लॉक की बात करें पीआरआई की, तो एक्सपेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज यहाँ पे एलीट कैप्चर है। पहला पावर जो रिसोर्सेज हैं डिवॉल्व होने चाहिए लोकल बॉडीज़ में, जो फ्रीक्वेंटली कैप्चर हो रही है बाय पॉलिटिकल पावरफुल अपर कास्ट पीपल। यहाँ पे प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन भी होता है। प्रेजेंस ऑफ पंचपति जो है यहाँ पे, या प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का और एससी और एसटी का भी, तो ये भी एक रोड ब्लॉक है। इसके अलावा फंड जो है लैक ऑफ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता ज़्यादा। मोस्टली जो लैक करता है वो रेवेन्यू फंड्स का रहता है। ओवर 90% फंड जो है पीआरआई वो हैंडल है अदर, वो टाइड हैं टू सम स्कीम्स जो रिड्यूस करती है पीआरआई, और सिंपल एजेंट्स रहती है हायर लेवल गवर्नमेंट पे। फंक्शंस की बात करें तो लैक ऑफ क्लैरिटी जो डिवॉल्व होती है फंक्शन। पॉसिटी की बात करें एडुकेट क्वालिफाइड फंक्शनिंग है जो अलाउ करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर स्टेट्स में। फंक्शनिंग की बात करें तो यहाँ पर पुअर हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज है, एब्सेंस ऑफ एनी सेक्रेटरियल सपोर्ट यहाँ पे, लोअर लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, मैनुअल ऑडिटिंग है, नॉन अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की लोकल लेवल पे। और ये बेसिकली आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो पाती फिर स्कीम्स की। ठीक है ना। मेजर्स क्या है जो लेने चाहिए लोकल गवर्नमेंट में जो इफेक्टिव हो सर्विस डिलीवरी में। पहला इंश्योर करना चाहिए पार्टिसिपेटरी लोकल लेवल प्लानिंग बाय पीआरआई, जो आइडेंटिफाई करे नीड्स को, लेवल ऑफ डिलीवरी को एनहांसमेंट करे डिजायर्ड बाय द पीपल इन ईच सेक्टर। असाइन करना चाहिए क्लियरली डिमार्केटेड रोल्स जो पीआरआई में, और एक्टिव मैपिंग होना चाहिए यहाँ पे कन्फाइनिंग होने चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्कीम जो बड़े सारे स्मॉल नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स पे हो जो अचीव कर रहे हैं डिक्लेयर कर रहे हैं बाय नेशनल और स्टेट गोल्स। और ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है एडुकेट स्पेस पीआरआई की तरफ जो पार्टिसिपेट कर रहा है स्कीम्स के अंडर। ये अंडरटेक करता है वेल स्ट्रक्चर प्रोसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन का या फिजिकल डिवॉल्यूशन का है, जो मैच करता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी हर लेवल पे पंचायत की, जो जिसका फंक्शन अच्छी असाइन है इसके साथ। इसके अलावा प्रोवाइड करता है कैपेसिटी पीआरआई के लिए वाइडेस्ट सेंस में है इस टर्म के, जो परफॉर्म करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। इसके अलावा ये लेवरेज डिजिटाइजेशन है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी का इंटरवेंशन होना चाहिए जीआईएस पे। सैटेलाइट इमेजरी होनी चाहिए जो ट्रैक करती है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे वास्ट पोटेंशियल होना चाहिए जो इंश्योर करती है बड़ी सारी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिव और सिटीजन पे। 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है इनेबल ऑनलाइन ऑडिटिंग अकाउंट्स का और उनका कंसोलिडेशन जो स्टेट का रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट प्रैक्टिस डिलीवरी जो पंचायत की तरफ है केरला में देख रखी है, जिसने फ्लैटर करा है कोविड-19 का जो कॉव है उस टाइम पे। रोबास्ट सिस्टम है यहाँ पे, इफेक्टिव डेवोल्यूशन है, और यहाँ पे कुंदम बाशरी प्रोग्राम में जो फंक्शन करते हैं पंचायत के साथ। फिर है बेरहाटी ग्राम पंचायत जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, स्पेशल इनिशिएटिव है जो इनलिस्ट करती है जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको हेल्प करते हैं, एक्सेस देते हैं सोशल सिक्योरिटी का, एंटाइटलमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे दक्षिणा कन्नड़ जिला पंचायत भी है, कर्नाटका का है ये। टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम ये भी बहुत सक्सेसफुल है, इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होती है आंगनवाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी की और लोकल्स की। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ पे, और एक्टिव एसएचजी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है दिबुर्ग जिला परिषद है असम का, जिसका है विजन डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट, ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव देता है डेवलपमेंट का डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पे गुड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस है जो इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी फंक्शनिंग का। प्रायोरिटी देती है स्कीम्स की जो एड्रेस करती है अर्जेंट नीड्स ऑफ पीपल। इसके अलावा गीर तंग भी है, लाबाइंग ग्राम पंचायत सिक्किम में है, सर्विस डिलीवरी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंडर।
ये इनोवेटिव है, आपका इनोवेटिव है एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस, जैसे कॉम्पोजिट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हो गया, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, मोटिवेशन हो गया यूथ का, और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया। इसके अलावा मेजर इनिशिएटिव जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट इन्हांस करती है कैपेसिटी ऑफ पीआरआई। पहला है राजीव गांधी पंचायत सक्ष साक्षात्करण अभियान, इन्हांस करता है कैपेसिटी इफेक्टिवनेस जीपी का, और ग्राम सभा का प्रमोट करता है पीपल पार्टिसिपेशन पंचायत में। ये स्ट्रेंथन करता है इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर जो कैपेसिटी बिल्डिंग का रहता है। इसके अलावा मॉडल सिटीजन चार्टर की बात करें तो ये आपका डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे सर्विसेज की जो रेंडर करती है सिटीजन को बाय पंचायत। कंडीशन जो है यहाँ पे सच सर्विस, यहाँ पे टाइम लिमिट रहता है, और ये बेसिकली देखता है एक्शंस को लोकलाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अलावा सबकी योजना सबका विकास भी है एक इंटेंसिव स्ट्रक्चर एक्सरसाइज करता है प्लानिंग एट ग्राम सभा, कन्वर्जेंस रहता है बिटवीन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कंसर्न करता है डिपार्टमेंट जो स्टेट का रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मिशन अंत्योदया की बात करें तो ये बेसिकली कवरेज देता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन जिसमें ग्राम पंचायत भी आती हैं, पूल करते हैं आपका ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। फिर आपका लास्ट स्कीम जो है यहाँ पे ई ग्राम स्वराज की है, यहाँ पे वेब बेस्ड पोर्टल है जो यूनिफाई करता है प्लानिंग को, अकाउंटिंग को और मॉनिटरिंग करता है ग्राम पंचायत को भी। ठीक है ना। बॉटम अप प्रेशर भी होता है फ्रॉम पीपल जो डिमांड करते हैं इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स, जो इंक्रीज कर रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पे। इफेक्टिव यह है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिजिटल पेनिट्रेशन और कनेक्टिविटी जो रूरल एरियाज़ में वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो गैप है रूरल अर्बन डिवाइड का वो कम हो सकता है। प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल लेवल पे उनको एक इफेक्टिव वे में करना चाहिए। कर रहे हैं 1.10 की, यहाँ पे पंचायत के बारे में बात कर रहा है। एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में उसको 25 साल हो गए थे पैसा एक्ट को। तो पैसा एक्ट क्या है? पंचायत का है एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट या पैसा एक्ट 1996 में। आर्टिकल 243 एम है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एग्जेम्प्ट करता है 5 शेड्यूल एरियाज, जो कि है पार्ट 9 में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। हावेवर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एम्पावर्ड है कि वो एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन जितने भी शेड्यूल या ट्राइबल एरियाज है बाय लॉ। पैसा को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके जो प्रोविज़न है पंचायती राज के एक्सटेंड करते हैं। पंचायती राज पार्ट 9 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस एरियाज़ में जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। इसमें 10 स्टेट्स हैं जो क्लॉज 1 के अंडर आते हैं आर्टिकल 244 के अंडर, और इसमें मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन भी है। 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एक नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन की पैसा की। मेजर ग्राम पावर्स क्या है इसके पैसा की? तो पहला है पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, जो प्रिवेंट करते हैं एलिनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर करते हैं एलिनेटेड लैंड। सेकेंडरी कंट्रोल करते हैं इंस्टीट्यूशन को, फंक्शनरीज को, जितने भी सेक्टर है और लोकल प्लान्स में। इसके अलावा मैनेज करते हैं माइनर वाटर बॉडीज़ को, ओनरशिप जितनी भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। फिर आपका रेगुलेट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेल और कंजम्पशन लेकर के, मैनेज करते हैं विलेज मार्केट्स को, कंट्रोल करते हैं मनी लैंडिंग को। इसके अलावा रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात करता है ये। यहाँ पे बड़े सारे चैलेंजेस हैं जो पैसा में। पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट पैसा अमंग ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है। सेकेंड आपका लिमिटेड ऑटोनॉमी ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायत। इसके अलावा आपका पैसा इम्प्लीमेंटेशन जो है लोग वो देखते हैं और उसको समझते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है यहाँ पे गैप भी है पैसा में, और नॉन कंप्लाइंस वायलेशन है यहाँ पे। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी एक्सटेंड करती है शेड्यूल एरियाज में। मैसा इसमें इसमें कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बुराई कमेटी है जो रिकमेंड करती है पैसा और मैसा को, जो एक्सटेंड करती है इसके प्रोविजन 73rd और 74 अमेंडमेंट 5th शेड्यूल में आते हैं ये। बट जो अर्बन ट्राइबल एरियाज है वो मैसा के अंडर है। उसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ पैसा रूल्स की बात करें तो रिमेनिंग स्टेटस जो है वो फ्रेम होना चाहिए पैसा रूल्स के अंडर, और वो एक्सपेडिशली और इम्प्लीमेंट होना चाहिए बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मॉडल एक्ट, सॉरी मॉडल रूल्स
ऑफ 2009। इसके अलावा जो कन्वर्जेंस है पैसा के साथ और बड़े सारे रेगुलेशन के साथ वो भी होना चाहिए, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आता है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, लारा जो है 2013 वाला, वो भी होना चाहिए। अदर स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे नए ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए लैंड एलिनेशन जो बड़े सारे ट्राइब्स में, और फोकस करना चाहिए ग्रेटर सोशल डेवलपमेंट, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी न्यूज़ है चैलेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन। न्यूज़ में क्या है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के जो हेड है वो है अजीत डोभाल। उनने ये बोला था कि जो सिविल सोसाइटी है वो सबवर्टेड है, डिवाइडेड है और मैनिपुलेटेड है, जो कि हर्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ नेशन। न्यूज़ में क्या है, एनएसए ने इन्फोसाइज करा है सिविल सोसाइटी का जो रोल है इन द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर और या फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, रिस्पॉन्सिबल रहेगी ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सबवर्टेड, डाइवर्टेड एंड मैनिपुलेटेड। फोर्थ जनरेशन की वॉरफेयर के मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे स्टेट लूज करेगी मोनोपोली ऑन वॉर, और या फाइटिंग होगी नॉन स्टेट एक्टर्स की, जैसे टेररिस्ट ग्रुप की होगी या इंसर्जेंट की होगी। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या है कि जहाँ पे एक बैटल फील्ड होगी वॉर की, यस, जो जहाँ पे लोग लड़ते हैं बेसिकली वॉर, जो बैटल फील्ड होती हैं। सेकेंड जनरेशन में आर्टरली फायर आता है, थर्ड जनरेशन में स्पीड आती है, सरप्राइज आता है, इन्फिल्ट्रेशन आता है। ठीक है, इंडिया को इसमें इफेक्टिव रोल होना चाहिए सिविल सोसाइटी का इन मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। नई इनिशिएटिव लेनी चाहिए गवर्नमेंट को जो रिक्वायर करे पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, और कोई बेटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दैन सिविल सोसाइटी जो अचीव कर सकती है। क्वेश्चन आता है सिविल सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, और उनका रोल क्या है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सिविल सोसाइटी रेफर करती है वाइड एरिया ऑफ नॉन गवर्नमेंटल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनकी प्रेजेंस जो है पब्लिक लाइफ में होती है, एक्सप्रेस करता है इंटरेस्ट को, वैल्यूज जो उनके मेंबर्स की है, और बड़े सारे चीज़ें जो एथिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, रिलीजियस और फिलान्थ्रोपिक कंसल्टेशन पर रहती है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी में जो पीपल्स का वॉलंटरी रहता है कि वो एक दूसरे के साथ आते हैं और अचीव करते हैं डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव वॉरफेयर का, वेलफेयर का, सॉरी यहाँ पे वेलफेयर की बात करते हैं, और रेस करते हैं प्रॉब्लम्स जो लोगों के सामने हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कुंदम श्री का, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है नेबरहुड ग्रुप्स की वुमेन की केरला में, जो रिकग्नाइज्ड है एज ए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। इसके अलावा हाउ विल विद द इमर्जिंग इंडिया द रोल ऑफ इंडियन सिविल सोसाइटी इज चेंजिंग, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, एनजीओ जो जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उन्हें अप्रोच करा है सेंटर की, वो एक्सपेंडिचर के बारे में बताया, इम्प्लीमेंटेशन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में होता है, इलेक्टोरल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स में आता है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में आता है। इसके अलावा अकाउंटेबल गवर्नेंस की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी एक वॉचडॉग की तरह काम कर सकता है जो गवर्नमेंट की सोशल अकाउंटिंग कर सकती है या ऑडिटिंग कर सकती है, अकाउंटेबल बेसिकली कर सकते हैं, जैसे आरटीआई में का केस था, मजदूर किसान शक्ति संगठन में देखा गया है। इसके अलावा एम्पावर कर सकती है लोकल कम्युनिटीज़ की, जैसे एनजीओ हो गया, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन हो गया, वर्ल्ड विजन हो गया, आरएम हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, एफआरए हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू फूड हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, कुछ एग्जांपल्स है इसमें। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टेट लेवल के जो है एक्टिविस्ट से जो बचाते हैं चिल्का लेक को, कंदाहार फॉल प्रोटेक्ट करते हैं, ऑलिव टिटली टॉर्टाइज हो गया, कोस्टल बीच प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो चैलेंजेस है इन द फ्रंट ऑफ सिविल सोसाइटी रियलाइज करती है पोटेंशियल को। पहला है टेक्नोलॉजी, मेजॉरिटी इंडियन सिटीजन लैक करते हैं डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन सेफ्टी एक एलियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी एक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इकोनॉमी की बात करें, यहाँ पर डिपेंडेंसी या डोनेशन पे रहती है जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे होती है, डिफ़िकल्ट रहती है। सोशल की बात करें तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है बहुत स्लो है, एजेंडा जो लिबरलाइजेशन क्लियरेंस का है कोऑपरेट प्रोजेक्ट्स का, वो बेनिफिट डिज़ाइन टू बेनिफिट द लार्ज पीपल इन लार्ज, तो लार्ज में बेनिफिट करता है, पर यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम रहती है मासेस की अबाउट द एग्जिस्टेंस, तो मासेस को अवेयरनेस नहीं होती तो वो अवेल नहीं कर पाते, पहला सीन हो जाता है।
पॉलिटिकल की बात करें 2015 में सेंटर ने इंक्रीज़ करा है ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट, सेंटर ने कैंसिल करा है 10,000 FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है 2015 के अंडर, और अनदर 4,949 2017 में। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो IB ने इनपुट्स दिया है कि वो शो करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एंटर हो रहे हैं इंडिया में, यूज़ कर रहे हैं फंड को, कि जो एक्टिविटीज़ जो है डिस्टेबलाइज करते हैं नेशनल पीस और सिक्योरिटी को, ठीक है, फॉरेन फंड्स को ट्रैक कर रही है बेसिकली। इसके अलावा वे फॉरवर्ड की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी, CSI जो है सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल हो उनके एक्ट्स के लिए, ओमिशन के लिए, और जितने भी कमीशन हैं जो बड़े सारे सोशल इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस पे रहते हैं। सेकेंड है एवोल्यूशन होना चाहिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंडिंग, रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन रिच डोनर्स। CSI एक्सेप्ट करती है, प्रैक्टिस करती है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोज करती है, होल्ड करती है नमसेल ओपन टू पब्लिक ऑडिट, सोशल ऑडिट्स। थर्ड है आपका यहाँ पे मोरालिटी और एथिक्स का बहुत रोल होता है। यहाँ पे CSI एक काम करती है अट्रैक्टिंग द बेस्ट ऑफ द टैलेंट जो कि एम्प्लॉयड होते हैं CSI में, और यहाँ पे 3 सालों में वॉलंटरी सर्विस होना चाहिए जिसमें मिनिमम जो वेजेस होते हैं वो काम करना चाहिए विद पुअर और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन होती है यहाँ पे स्केल में। एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर सर्विस जो प्रोवाइड करती है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पे, वाइल सिविल सोसाइटी जो है इंटीग्रेट करे प्रोग्राम को। नेक्स्ट है आपका डिजिटल सॉवरेनिटी। डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करें यहाँ पे सिडनी में डायलॉग हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने ही बोला है कि जो डिजिटल एज है वो एक नए क्वेश्चंस खड़ा करती है, जैसे सॉवरेनिटी, गवर्नेंस और एथिक्स का, लॉ, राइट्स और सिक्योरिटी का। डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि जो राइट है स्टेट का कि वो गवर्न करे नेटवर्क, जो उनका नेटवर्क है और जो सर्व करती है नेशनल इंटरेस्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, प्रिवेसी या कॉमर्स के लिए। आज के टाइम पे मार्केट जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डोमिनेटेड है, जैसे अमेरिकन और चाइनीज़ मल्टीनेशनल का ऑपरेशन जो है एक बड़ा कंसर्न है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो बहुत फील कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए कुछ जगहों पे, और बहुत ही कम चॉइस रहती है टेक मार्केट में, और बड़े सारे पावर जो है हैंड्स में है बहुत स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज टेक कंपनीज में। इसके अलावा सिग्निफिकेंस की बात करें डेटा सिक्योरिटी की तो ये चेक करती है इकोनॉमिक डिपेंडेंस, परसीव करती है मार्केट डोमिनेंस जो टेक्नोलॉजी कंपनीज पर रहती है, US से है, चाइना है, जो बड़े सारे नए फॉर्म्स लाती है हेजेमनी के लिए, एक्सप्लॉयटेशन जो डिस्क्राइब करते हैं डिजिटल इंपीरियलिज्म को, और डिजिटल कॉलोनाइजेशन है यहाँ पे। जाफा की बात करें गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़ॉन जो है नाटो हो गया आपका, नेटफ्लिक्स हो गया, टेस्ला हो गया, उबर हो गया, ये सारे जो है टेक बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े सारे यूज़र्स जो है उनको यूज़ करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड है ये रिड्यूस करता है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, आइडेंटिफाई करता है, रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी फॉरेन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, टैकल करता है अनफेयर कंपटीशन डिजिटल मार्केट्स पे, एड्रेस करता है वनरेबिलिटीज़ को, 5G या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, गारंटी देता है एक्सेस टू डेटा। डिजिटल सॉवरेनिटी एक ज़रूरत है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नेशंस के लिए। इनोवेशन जो है बिजनेस का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है रेलिवेंट टेक्नोलॉजी पे रहता है। डेटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी जो है और यूनिटी ऑफ कंट्रीज जो है इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्राइम कंसर्न जो है स्टोरेज पे रहता है पर्सनल डेटा का, और फ्यूचर ट्रेड पे रहता है जो कि यूज़ होते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी जो कंट्री की होती है, सिंस जो सेलिंग ऑफ डेटा होती है वो एनिमी नहीं होती कंट्री की। ये एक पॉसिबल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी ला सकती है कंट्री में। नॉन स्टेट एक्टर्स जो है मिसयूज़ कर सकते हैं डेटा का। इसके अलावा सिटीजन बिहेवियर की बात करें तो ये एस्पिरेशन देता है अराउंड द स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा जो कि यूज़ होता है फॉर ऑल्टरिंग द बिहेवियर्स एंड ओपिनियन ऑफ द सिटीजन। फिर आता है चैलेंजेस की, चैलेंजेस क्या है डिजिटल सॉवरेनिटी पे। पहला है लैक ऑफ ग्लोबल रूल्स जो है, यहाँ पे रूल्स यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है। WTO ने लीगल आर्किटेक्चर दिया है जो लिंक करता है प्री इंटरनेट एरा का, जो डिज़ाइन नहीं है बड़े सारे स्टेक होल्डर को रेगुलेट करने के लिए जो प्रेजेंट डे में चलते हैं। सेकेंड है मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस, ये रिजेक्ट करता है इस्टेब्लिश गवर्नमेंट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को और रिप्लेस करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म, ठीक है।
थर्ड है अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी, डेटा लोकलाइजेशन सपोर्ट करता है सर्विलेंस को, सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल को। फोर्थ है आपका ट्रेड बैरियर की तरह एक्ट करता है, कुछ प्रोविजन जो नए जनरेशन ट्रेड एग्रीमेंट्स के हैं वो टाइटन करते हैं प्रिवेसी लॉज को, पॉलिसीज़ को जो कंट्री में रहती है, और बैरियर क्रिएट करती है जो डिसरिगार्ड करती है सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। इसके अलावा राइज ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी जो नेस्टेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल रीच पे नेटवर्क की वो एड्रेस नहीं कर सकती प्रॉपरली विद इन द नेशनल जुडिशन। इसके अलावा लेजिस्लेशन प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है और पेस पे रहता है विद द पेस ऑफ इनोवेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएशन बिजनेस मॉडल। वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है डिपेंडेंसी एंड वीकनेस कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सर्विसेज में, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो डिफाइन करता है कैपेसिटी जो ज़रूरत है डेवलप करे इन्हांस करे डिजिटल सॉवरेनिटी। यहाँ पे कुछ 5 एरियाज है, इसमें क्लाउड आता है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिजनेस टू गवर्नमेंट डेटा हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर डेटा हो गया, 5G कनेक्टिविटी होगी और AI हो गया। एम्पावर करता है जो व्यू है, हार्नेस करता है अनटैप पोटेंशियल, रिमूव करता है बैरियर्स इन डिजिटल सिंगल मार्केट, परस्यू कर सकता है एम्बिगुअस स्ट्रैटेजी ऑन डेटा। इसके अलावा इंगेज करता है इंटरनेशनली, बूस्ट करता है पार्टनरशिप कोऑपरेशन ग्लोबल गवर्नेंस के लिए डेटा पे, डिजिटल मार्केट्स पे इमर्ज करता है टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल डेटा फ्लोस। इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें जो लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कंप्लाई करती है कंपनीज को कि वो स्टोर करे डिजिटल डेटा लोकली अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर, और जो सॉवरेन रिस्पॉन्स है ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पे लास्ट न्यूज़ है जिसके बाद हम ओवर कर रहे हैं वो है आपकी स्क्रीन पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ करी है, रिफॉर्म्स की बात करता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो PPPM मॉडल जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की बात करता है, सर्विसेज की बात करता है जो पब्लिक एंटिटीज़ है, एग्जीक्यूशन की बात करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जैसे गुड्स और सर्विसेज परचेज बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए होते हैं। इसमें प्रेजेंटली जर्नल फाइनेंशियल रूल्स की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स जो एक्ट करते हैं, जनरल गाइडलाइंस जो फॉलो करते हैं बड़े सारे एजेंसी, जो बड़े सारे फ्रीडम है एजेंसीज़ के। प्रोक्योरमेंट पे देखते हैं रूल्स जो कंप्लाई करते हैं जनरल रूल्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेलवेज जो है इनमें ऑलमोस्ट 50% जो रिस्पेक्टिव बजट स्पेंड होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में होता है, और उनका जो प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस होती है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर पे होती है 2020 के। नए गाइडलाइंस जो रिलीज़ करी है जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स की बात करते हैं 2017 का। ठीक है, अब ऐसे फ्रेमवर्क की जो फेल्ट है क्यों है, पहला है एब्सेंस है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ही नहीं है। लार्ज सम ऑफ मनी जो पब्लिक मनी है या उसका वाइटल रोल है, इंडिया के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है जो प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव ट्रांसपेरेंट PPPM मॉडल। ठीक है, इसके अलावा ग्रोइंग शेयर होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टिमेट करता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो इंडिया में होता है वो 30% होता है GDP का 2013 के हिसाब से। ठीक है, 2013 में इतना होता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 3 टायर का गवर्नेंस रहता है। यहाँ पे डाइवर्स मिनिस्ट्रीज और ऑब्जेक्टिव होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होते हैं PSUs होते हैं जिसमें डिफरेंट नीड्स होती है। इनएफिशिएंसी जो लीज कॉस्ट सिलेक्शन होता है यहाँ पे L1 मेथड जो है यहाँ पे लोएस्ट बिडर जो है सिलेक्टेड होते हैं BPM मॉडल के लिए। हाउएवर जब हाई इम्पैक्ट या टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो ये जो मेथड है ये सब ऑप्टिकल डिलीवरी की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हायर लाइफ साइकिल की बात करते हैं, डिले की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन की बात करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टडी करता है हाईवे डेवलपमेंट सेक्टर को, हाईलाइट करता है L1 मेथड को जो कि फेल है टू कंसिडर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में बड़े सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 246 है, 288 है, 298 है, 299 है, 300 है, 300A है, 355 है। उसके बाद लेजिस्लेशन प्रोविजन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, कंपटीशन कमीशन एक्ट है, CVC है 2003 का, और RTI भी है 2005 का। प्रोक्योरमेंट एक्ट होता है आपका स्टेट लेवल पे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका
DEPR है 1978 का, GFR है 2017 का, MSME है ऑर्डर 2012 का, MOF है मैनुअल्स का, डिफेंस रेलवेज का, PWD मैनुअल्स का, मीटी रैप और PMA का, DSND मैनुअल का। ओवरसीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपका CVC है, CAG है, CCI है, CBI है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिवीजन भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इफ़ेक्टिव जो बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन की बात करते हैं, जो ऑल्टरनेटिव रहते हैं ट्रेडिशनल एलिमेंट्स सिस्टम की, जो बेटर प्रोजेक्ट पे है। अलाउ करता है फिक्स्ड बजट बेस्ड सिलेक्शन, कंसल्टेंसी सर्विस कंसल्टेंसी सब्सटीट्यूशन की बात करता है ये, ठीक है, जो अलाउ करता है कंप्लाई करता है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आती है और ग्राउंड सर्वे होता है जो अंडरटेक करते हैं प्रोजेक्ट को, इसमें इंक्लूजन भी आता है। प्रोसीजरल क्लैरिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लियर एक्सप्रेशन है, टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करता है, जो क्राइटेरिया होता है बीडर्स के लिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और की आउटपुट, जो बड़े सारे पैरामीटर्स जो डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे डिजिटल ट्रस्ट की बात करें तो ओपन ऑनलाइन टेंडरिंग जो है डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट बुक्स की तरफ होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन है IT इनेबल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहता है यहाँ पे। स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइन जो है, जिसमें 75% एड हॉक पेमेंट जो है 10 दिन के अंदर होते हैं, जितने सारे बिल की सबमिशन है। इंटरेस्ट पेमेंट डिले में है, इंप्रूव करता है लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का, स्पेसिफिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का। डिस्प्यूट रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्रिटिकल रिव्यू होता है आर्बिट्रेशन या कोर्ट अवार्ड का, जो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट अवार्ड ओनली ऑन द जेन्युइन मेरिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो और भी चीज़ हैं, जैसे चैलेंजेस क्या है PPM मॉडल में। पहला है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, करप्शन, फिर आपका पुअर डिसीजन मेकिंग है, और फिर कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी नहीं, यहाँ पे कोई प्लेइंग फील्ड ही नहीं है जो प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़े सारे कंस्ट्रेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो WTO का अग्रीमेंट क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, GPA एक प्लूरलिस्टिक आपका अग्रीमेंट है जो अप्लाई करता है WTO के मेंबर्स पे, ठीक है। ये इंश्योर करता है ओपन फेयर ट्रांसपेरेंट कंडीशन जो कंपटीशन का रहता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट्स पे। ये गारंटी करता है नेशनल ट्रीटमेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो कि रहता है आपका। और इंडिया पार्टी नहीं है, ये वन पॉइंट है, इंडिया ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है फ्रॉम 2010 से लेके, ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं। पहला है लेजिस्लेशन बैंकिंग होनी चाहिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स की। सेकेंड है इन्हांस करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इंट्रोडक्शन होना चाहिए डी ब्रीफिंग प्रोसीजर जो कि अनसक्सेसफुल होता है बिडर्स जो, हाँ। और यहाँ पे TN कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी पैक्ट्स है, जहाँ पे पॉसिबल अपॉइंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स को, जो फर्स्ट अप्रूव हुआ है CBC के द्वारा 2016 में। सिंपलीफाई करना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को, जो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन CCI गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स PSUs। ऑल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो प्रमोशन करता है प्रोक्योरमेंट मेथड, जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और गवर्नमेंट मार्केटिंग पोर्टल की बात करता है। इसके अलावा पीरियोडिक अवेयरनेस होनी चाहिए यहाँ पे, प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी जो बड़े सारे गवर्नमेंट लेवल पे होती है। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है।